हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। आज हम फिर से हाजिर है आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस के लिए। जो चैनल को पहली बार देख रहा है वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करना ना भूले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे वीडियो का तो। ठीक है गाइस, वी विल स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बेंडिंग मोमेंट्स। द बेंडिंग मोमेंट्स आर गिवन। डेड लोड इन टर्म्स ऑफ लोड बेंडिंग मोमेंट्स आर गिवन लोड, लाइव लोड एंड सेस्मिक लोड। ठीक है, तो द डिजाइन बेंडिंग मोमेंट इज आस्किंग। देखो यहाँ गाइस बहुत सारी कंडीशंस होती है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड के कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपने पढ़े होंगे, उन कॉम्बिनेशंस के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, आई विल डिस्कस द आंसर्स नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर द आंसर्स वी विल डिस्कस द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन, लिमिट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी। टू टाइप ऑफ लिमिट स्टेट इज देयर, लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड की जब बात की जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोलैप्स की कंडीशन में क्या होगा, 1.5 और 1.5 होगा। और डेड लोड और जो मिनिमम होगा किसमें, विंड लोड और अर्थक्वेक में से, तो कब कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है तो 1.5 फैक्टर होगा और स्ट्रेस में 0.9 होगा स्ट्रेस रिवर्सल में। और डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड में जो मिनिमम इन दोनों में से, तो यहाँ पे अपने को वैसे सेस्मिक लोड ही गिवन है क्वेश्चन में, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, अपना जो फैक्टर होगा वो 1.2 होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपने कंडीशंस बनेगी, एक डेड लोड लाइव लोड वाली बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। डेड लोड प्लस लाइव लोड का एक कॉम्बिनेशन बनाया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, 1.5। डेड लोड प्लस सेस्मिक लोड का कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे विंड लोड नहीं है तो मिनिमम ऑफ विंड लोड की कोई जरूरत नहीं है, तो सेस्मिक लोड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो भी फैक्टर ऑफ 1.5 रहेगा। और जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब अपन सोल्व आउट करेंगे क्वेश्चन को 20 + 30 तो 75 यहाँ से आएगा, यहाँ से 45 आएगा और यहाँ से 72 आएगा। बट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट विल बी द मैक्सिमम ऑफ द थ्री कंडीशन। तो मैक्सिमम जो इनमें से रहेगा वो, क्योंकि अपन मैक्सिमम का डिजाइन करेंगे तो वो मिनिमम में तो ऑलरेडी सेफ हो जाएगा, तो अवर आंसर विल बी 75। ओके गाइस, तो 75 किलोमीटर पर मीटर अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 1978, ठीक है, 456 1978, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर बीम्स में जनरली भी अज्यूम टू बी सेटिस्फाई प्रोवाइड दैट द रेशो ऑफ स्पेन। ठीक है, तो वही सिंपल L/D रेशो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसके लिए, बीम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अप टू 10 मीटर की बात कर रहा है। ओके गाइस, रिमेंबर दिस, अप टू 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो 10/स्पेन का अपन क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू मैं अभी आपको बताऊंगा। और वैल्यूज आई थिंक यू शुड रिमेंबर 7, 20 एंड 26। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बात कर रखा है, लिमिटिंग स्पेन डेप्थ की बात कर रखा है, और ये किसके लिए, ये जो आपका सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके लिए होता है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ये चीज़ क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, L/D रेशो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज है कितनी है, 7, 20 और 26 रहेगी। ठीक है, तो जो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, किसके लिए पूछ रहा है, ये कंटिन्यूस बीम के लिए पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 26 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मेशंस आर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डीप बीम्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे डीप बीम्स की बात की हुई है, व्हेन कंपेयर टू द फ्लेक्सियल अलोन। तो जब ये पूछ रहा है एक्चुअली कि डीप बीम के केस में और कौन सा क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सर क्राइटेरिया। ठीक है, तो शेयर ज़्यादा होता है, टॉर्सनल, एक्सियल या बेयरिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा, शेयर। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस प्रीडोमिनेंट फोर्सेस लगते हैं। देखो ये डी बीम की बात हो रही है, डीप बीम में जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस टाइप का होता है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेस इज नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो पहली चीज़ यहाँ पे अपन जब वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे अपनों ने स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को अज्यूम किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अज्यूम नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका ये सेक्शन भी अज्यूम नहीं लगता है। जब आपने यूनिवर्सल अजम्पशन पढ़ा है कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, ये आपका यूनिवर्सल अजम्पशन होता है जो हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन डीप बीम के केस में ये अजम्पशन अप्लाइड नहीं होता है। पहली चीज़ ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड, जो डिज़ाइन होता है डीप बीम का वो शेयर और फ्लेक्सर दोनों क्राइटेरिया से होता है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रीडोमिनेंट फोर्स होता है वो शेयर का होता है और फ्लेक्सर नेग्लेजिबल होता है। तो कहीं आपको क्वेश्चन दिखे डीप बीम के और अगर वहाँ पे दोनों ऑप्शन हो तो आपको दोनों वाला टिक करना है। अगर वहाँ पे फ्लेक्सर ऑप्शन में ना हो और केवल शेयर ऑप्शन में हो तो राइट दिस शेयर ऑप्शन। ओके गाइस, और डीप बीम के केस में एक बात और कर लेते हैं अपन। ओके, तो डीप बीम में देखो, अब बीम इज सेट टू बी डीप बीम कब कहेंगे, तो डीप बीम में जब L/D रेशो की यहाँ पे भी बात करेंगे तो रेशो 2 और लेस देन 2.5 दो केसेस होते हैं, लेस देन 2 और 2.5। तो जब लेस देन 2 होगा तो अपना सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा और लेस देन 2.5 रहेगा तो कंटिन्यूस बीम रहेगा। ओके गाइस, उसके बाद लीवर आर्म का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर आर्म क्या रहेगा, तो जब अपन सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे तो लीवर आर्म Z = 0.2 L + 2D रहेगा। ये कंडीशन L/D रेशो आपका 1 से 2 के बीच में होना चाहिए।
और अगर वो ज़्यादा लेस देन 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एल की वैल्यू, जेड की वैल्यू 0.6 एल हो जाएगा। उसके बाद फॉर कंटिन्यूस के लिए z इज इक्वल टू 0.2 एल प्लस 1.5 डी, ठीक है। तो वैल्यू सब सेम, बस यहाँ पे 2 की जगह 1.5 आ जाता है और यहाँ पे 0.6 की जगह 0.5 आ जाएगा। तो यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन। देखो हर एक चीज़ के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द बीम विद डी इज इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। डी इज इफेक्टिव डेप्थ इन लिमिट स्टेट में एफ 415, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या पूछ रहा है वो आपसे कि एक्स यू बाई डी का रेशो आपने पढ़ा होगा, वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एक्स यू बाई डी की वैल्यू आपने तीन वैल्यूज आपने पढ़ी होगी। तो गाइस ये यहाँ पे प्रॉपर बात चल रही है। देखो इसका पूरा डेरिवेशन इस टाइप से रहेगा कि ये आपका यहाँ पे जब स्ट्रेन डायग्राम आपने बनाया होगा तो यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.0035 होता है और स्टील के केस में कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। उसके बाद जब अपन क्या करेंगे, सिमिलर ट्रेंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0.003, देखो पहला मैंने क्या लगाया, इसको मैंने इसके अपोजिट में रखा है, ठीक है। डी माइनस एक्स यू, ये इतनी डिस्टेंस को इसके अपोजिट में रखा है और इस वाली वैल्यू को इसके अपोजिट में रखा, वो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। आप इसको इसके अपोजिट में और इसको इसके अपोजिट में रख के भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइनली अपना आंसर बनता है, देखो इस टाइप का पहले इक्वेशन, ये इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए और ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल पहले ये इक्वेशन आपको याद होगी तो इसमें ई एस की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेस स्टील को रखोगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एक्स यू बाई डी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, वो ओनली किस पे, स्टील पे डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ स्टील पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करती, पहला क्वेश्चन। सेकंड, एक डिफरेंट रे लिया की वैल्यू, देखो अब जब अपन स्टील पे डिपेंड है तो भैया फिर अपन 415, 250 और अपना 500 ग्रेड पे अपन जैसे ही चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए अपने क्या है कि इसका डायरेक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला अपने को याद हो गया, डायरेक्ट वैल्यूज याद है अपने को। तो एक्चुअल लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0.53, 0.48, 0.46। तो अपन किसकी बात करें क्वेश्चन में, 415 की, तो 0.48 विल बी द आंसर, ठीक है। 0.48 विल बी द आंसर एफ 415 के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब। देखो अब यहाँ पे स्लैब की बात कर रखा है, जब अपनों ने बीम के बारे में अपनों ने पढ़ा था कि 4% होता है मैक्सिमम, ठीक है। वो जब यहाँ पे स्लैब की बात करेगा तो स्लैब के केस में दो केसेस बनेंगे, आई ऑलरेडी डिस्कस बिफोर दिस ऑल्सो। देखो स्लैब के केस में पहले बात करें, स्लैब की सारी बातें कर लेते हैं। तो स्लैब में देखो मिनिमम जो रेनफोर्समेंट जो अपन डाया देते हैं, तो डाया शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ओके, 5 जो होता है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन थिकनेस बाई 8 टाइम्स। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। सेकेंड, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो स्लैब के केस में रेनफोर्समेंट है तो Fe 250, जब माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं अपन तो जो आपका स्टील रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो 0.15% ऑफ ग्रोस एरिया, यू शुड रिमेंबर दिस ग्रोस एरिया, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेना, आपको टोटल डेप्थ लेना है। और Fe 415 के लिए क्या रहेगा, 0.12% ऑफ BT, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम ही रहता है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो स्पेसिंग निकालते हैं स्लैब के केसेस में, कैसे निकालते हैं, AST जो होता है एरिया ऑफ स्टील, कौन सा 1 बार का लेंगे यहाँ पर, और नीचे क्या लेंगे, AST टोटल लेंगे, जो टोटल एरिया होगा, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन, 1000 से करते हैं। 1000 से क्यों, क्योंकि अपन जो स्लैब के केस में हमेशा बात करेंगे, स्लैब के केस में हमेशा अपन 1 मीटर पर मीटर लेंथ पे बात करते हैं, इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ बातें लिखी हुई, देखो स्पेसिंग कितना होता है मेन रेनफोर्समेंट में, तो कितना होता है 3D और 300 mm होता है। इससे देखो स्पेसिंग हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अपन जो वैल्यू लगा, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन केस में जो स्पेसिंग देते हैं वो कितना रहेगा, वो रहेगा 5D और 300 mm, या तो 300 आपको आंसर में मिलेगा या 5D और 450 mm मिलेगा, ठीक है। तो ये 450 mm क्या है, पुराने IS कोड से, और 300 नए IS कोड से, ठीक है। तो देखो अपना यहाँ पे क्या बात हो रही थी, यहाँ पे सिंपल बात हो रही थी कि IS 450, देखो तो अब इन दोनों में से एक वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी। अपने को पता है कि ग्रेड इसका हाई है, तो हाई ग्रेड के लिए स्टील कम देंगे, तो ये आंसर रहेगा। अगर 2.5 की पूछता तो ज़्यादा वाला ग्रेड रह जाता अपना, ठीक है, ज़्यादा वाली वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि अ डबली रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट हैज इफेक्टिव कवर D, ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ कंप्रेशन D डैश की बात है ये, ठीक है, D डैश है, एंड सेंटर ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, XU, वो जो न्यूट्रल एक्स की डेप्थ है, एंड D इज द इफेक्टिव डेप्थ सेंटर रेनफोर्समेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केवल डिफरेंस देखो दिक्कत दो चीज़ों में होती है, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन D डैश बाई XU रहेगा या XU बाई D डैश रहेगा, ये दो कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए पूरा डेरिवेशन है, ठीक है, इस टाइप का। ये स्ट्रेस डायग्राम आपने पढ़ा है, स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया, स्ट्रेन डायग्राम हो गया। तो अपनों ने किस पे अपना अजम्पशन लगाया,
इस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर लगाया तो देखो अपने को पता है मैक्सिमम स्ट्रेन कंप्रेशन फाइव में 0.0035 होती है। मुझे नहीं पता यहाँ पे स्ट्रेन कितनी है इस पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे। मैंने वैल्यू ले ली डी डैश और एक्स यू। तो जब मैं इसको वही सिमिलर ट्रेंगल वाला लगाना कंसेप्ट, मैंने इस ट्रेंगल को ले लिया है केवल सिंपल इतने को। तो ये ट्रेंगल को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और देखो डी डैश है, एक्स यू बाई डी डैश है, तो पहले इस वैल्यू के अपोजिट में लिख लिया मैंने, तो इस वैल्यू के अपोजिट में नीचे वाली वैल्यू एक्स यू रख लिया, ठीक है। ये टोटल है तो टोटल को रख लिया, और ये हाफ वाला पोर्शन है तो हाफ वाले पोर्शन को रख लिया। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है वो आता है, तो डी डैश बाई एक्स यू होता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो डी डैश बाई एक्स यू किस में है, ये डी डैश बाई एक्स यू इसमें, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। और यहाँ पे और वही, हाँ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आप, देखो यहाँ पे भी बात हो रही है जो अपन स्टील के अंदर जो स्ट्रेन होती है ना वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, देखो यहाँ पे एफ वाई पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ई एस जो इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है वो हमेशा सेम रहती है दोनों केस में, ठीक है। 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर ही रहेगी। तो अपन फाइनली स्ट्रेन भी बता सकते हैं कि स्टील में डिफरेंट ग्रेड के लिए स्टील क्या रहेगी। तो 250 के लिए क्या रहेगी 0.0031, 415 के लिए क्या रहेगी 0.0038, और FE 500 के लिए क्या रहेगी 0.0041। दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स। उसके बाद बात करें द कवर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट बार इन द बीम सब्जेक्टेड टू द सी स्प्रे, यू शुड रिमेंबर दिस सी स्प्रे, ठीक है। आई ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम्स दिस माइल्ड कंडीशन है ना, माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो अपने बात की थी सी स्प्रे किसमें होता है, देखो यू शुड रिमेंबर दिस IS कोड, ठीक है। माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो आई शुड टेल कि माइल्ड कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन, मॉडरेट क्या होती है इन इमर्ज इन कोस्टल एरिया, ठीक है। सीवियर कंडीशन क्या रहेगी आपकी कि वो मतलब सी वाटर के आसपास बना रखा हो, ठीक है, सी वाटर के अंदर ही बना रखा हो, ये सी वाटर के पास में है, ये नॉर्मल कंडीशन में। और वेरी सीवियर कंडीशन क्या होती है कि स्प्रे हो रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। और एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे टाइडल जोन की बात कर रखी है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है कंडीशन क्या होती है, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद अपन बात करें, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, IS कोड से उठाए हुए डायरेक्टली, इससे बहुत ज़्यादा बार हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप पहली चीज़ तो देखो एक क्वेश्चन बता दूँ मैं, माइल्ड कंडीशन में यहाँ पे PCC की बात कर रहे हैं, प्लेन कॉन्क्रीट में कोई ग्रेड नहीं यूज़ करते अपन, मतलब है ना, M15 कोई स्पेसिफिक ग्रेड नहीं दिया हुआ एक्चुअली, हम तो यूज़ करेंगे ऑलरेडी बाद में जब कंस्ट्रक्शन करेंगे माइल्ड कंडीशन में तो यूज़ करेंगे, लेकिन IS कोड ने कोई ग्रेड को स्पेसिफाइड नहीं किया है। आप M15 भी यूज़ कर सकते हो, आप M10 भी यूज़ कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लेन ऐसा कौन सा ग्रेड है या ऐसा कौन सी कंडीशन में जिसमें PCC के केस में कोई मेरे को ग्रेड अवेलेबल नहीं किया है IS कोड ने, पहले कंडीशन। दूसरा, ये सीमेंट कंटेंट पूछा जाता है PCC में कितना 220 से स्टार्ट होता है, 200, 220, 240, 250, 260 और 280। उसके बाद वाटर कंटेंट भी पूछा जाता है, यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है। देखो अब कंपटीशन हाई होता जा रहा है तो आपको वैल्यूज रिमेंबर करना ही पड़ेगी। अगर आप चीज़ों से डरोगे कि RCC में तो इतनी कोडल प्रोविजन याद नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे याद कर रहे हैं कि डेली आप इन चीज़ों को पढ़ो तो आपको याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होती है 300, 300, 320, 340 और 360 होती है, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस के 300 300 दो बार होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रेड की बात कर रही हो तो ग्रेड कितना होता है 20, 25, 30, 35 और वो ग्रेड यूज़ होता जाता है, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें और आती है, कवर वगैरह। तो अभी अपने क्या बात हो रही थी, वेरी सीवियर कंडीशन में, ठीक है, RCC के केस में, रेनफोर्स कंक्रीट के केस में अपन जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हाँ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था एक्चुअली कि सी स्प्रे के केस में, ठीक है, सी स्प्रे जहाँ पे हो रहा है तो देखो मॉडरेट कंडीशन में यहाँ पे क्या बात कर रहा है, शुड नॉट बी लेस देन लॉन्गिट्यूडनली, है ना, कवर की बात कर रहा है एक्चुअली। तो कवर देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती है, ठीक है, इसके अंदर में कवर की वैल्यूज़ एक्चुअली मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो कवर यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, 20, 30, 45, 50 और 75, ये वैल्यू आपको लाइन से याद रखनी है, ठीक है। आई रिमेंबर दिस वैल्यू एक्चुअली, तो यू शुड रिमेंबर ऑल्सो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो वेरी सीवियर में कंडीशन क्या हो रही है 50 mm हो रहा है, तो 50 mm का क्या होना चाहिए, कवर आपको प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। ये टेबल मैंने प्रोवाइड कर रखी है पहले, ये वैल्यू सारी। तो देखो 50 mm क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली गलत था कि 50 mm कोई प्रोवाइड है नहीं, तो आपको मतलब 50 mm तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो आप 70 सही मान सकते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ड्रॉप पैनल इन स्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो देखो ड्रॉप पैनल कहाँ पे होता है, तो ड्रॉप पैनल कहाँ पे होता है, फ्लैट स्लैब के अंदर में ड्रॉप पैनल प्रोवाइड करते हैं। देखो होता क्या है एक्चुअली कि अगर ये आपकी फ्लैट स्लैब है, और फ्लैट स्लैब किसको बोलते हैं कि सिंपल कॉलम के ऊपर आपकी क्या है जो बीम है या स्लैब है आपकी, बीम एक्चुअली बीम नहीं होती इसके अंदर में, ठीक है। जो स्लैब होती है वो सीधी कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रही है, लेकिन होता क्या है जब ये स्लैब यहाँ पे रहेगी तो ये एरिया कम रहता है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचिंग शेयर होने का डर रहता है। पंचिंग शेयर, शेयर तीन टाइप के पड़े थे अपना, ठीक है, वन वे शेयर, टू वे शेयर और पंचिंग शेयर। तो यहाँ पे पंचिंग शेयर
होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि देंगे तो कॉलम ही, अपन बीम प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से देंगे। देखो ये आपका क्या रहेगा, इस टाइप से पहले तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ इस टाइप से जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एरिया को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उसके बाद इस टाइप से कॉलम प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बनाया हुआ है ड्रॉप पैनल बोलते हैं। जब आपको ड्रॉप करते हो उसके बाद जो इनलार्जिंग पोर्शन वाला होता है उसको बोलते हैं कॉलम कैपिटल, ठीक है। और इस कॉलम कैपिटल का जो डायमीटर होता है उतना होता है 0.2 L होता है, ठीक है। एल आपका जो भी लेंथ रहेगा, ठीक है, स्लैब का, वो उसके बेसिस पे रहेगा। वो क्रिटिकल सेक्शन याद रखना कि जो डीप जो फ्लैट स्लैब है, ठीक है, इस केस में क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है, तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा आपका, इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ, इससे d/2 इसकी पेरीफेरी पे होगा, चारों तरफ होगा, तो d/2 सेक्शन पे होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या बात हो रही थी यहाँ पे, ड्रॉप पैनल किस में प्रोवाइड करते हैं, फ्लैट स्लैब में प्रोवाइड करते हैं, इतना आपको समझा गया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, फ्लैट स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इन ए सिंगली रेनफोर्समेंट बीम द टेंसाइल स्ट्रेस रीचेस इट मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस अर्लियर। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, रीचेस अर्लियर। तो टेंशन में स्टील में जल्दी पहुंच गया। स्टील में जल्दी पहुंचने का मतलब क्या है कि स्टील हमने कम दिया है, स्टील कम दिया है इसीलिए स्टील में जल्दी पहुंच गया। तो कंक्रीट ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो अपन बात किसके रिस्पेक्ट पे करते हैं, हमेशा स्टील के रिस्पेक्ट पे बात करते हैं, इस चीज़ को याद रखना। या तो अंडर रेनफोर्समेंट बोलेंगे या ओवर रेनफोर्समेंट बोलेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ कि स्टील में जल्दी पहुंच गया तो मेरे स्टील कम दिया, स्टील कम दिया मतलब अंडर रेनफोर्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो हो क्या रहा है, इस टाइप से डायग्राम है ये पूरा, ये स्टैंड डायग्राम है, अपनों ने देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या हो रहा है, यहाँ पे पहुँचा है। इस वाले डायग्राम का मतलब क्या है, स्टील के अंदर तो पूरा रीच हो गया है, लेकिन कंक्रीट में क्या हुआ, अभी अभी इतनी और स्ट्रेस बाकी, ये ले सकता है, झेल सकता है, ठीक है। तो अभी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पहले कहाँ हुआ करती थी, पहले सिंपल यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अभी एक्चुअल स्ट्रेस कहाँ पहुँच गई, ऊपर की तरफ पहुँच गई एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि स्टील कम है इसलिए ऊपर की तरफ पहुँच गई। अगर स्टील ज़्यादा होता तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नीचे चली जाती है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बात क्या कर सकते हैं आप, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है, कि AST क्या होता है इसमें। अब आपने पढ़ा ही होगा कि अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन की बात हो रही है, अंडर एनफोर्समेंट की। तो अंडर एनफोर्समेंट क्या होता है, XU इज लेस देन XU लिमिट या XU क्रिटिकल। तो क्रिटिकल से कम होती है आपकी एक्चुअल, बात समझ, कम क्यों होती है, क्योंकि स्टील कम है इसलिए ऊपर की तरफ रहती है, स्टील ज़्यादा हो जाएगा तो स्टील वाले जोन में चली जाएगी वो, ठीक है, ठीक है। तो अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, what is the adoptable maximum space in vertical stirrups in RCC beam of rectangular cross section having an effective depth of 300 mm। देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे, स्पेसिंग पूछा हुआ है वर्टिकल स्टीरअप्स का, ठीक है। तो देखो स्टीरअप्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं, शियर को रजिस्ट करने के लिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए दो तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल स्टीरअप, एक होता है बेंट अप बार, ठीक है, एक होता है इंक्लाइंड स्टीरअप्स। तीन टाइप से स्टीरअप अपन प्रोवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे बात की हुई है स्पेसिंग की, तो वर्टिकल स्टीरअप्स के बीच में स्पेसिंग याद रखना। देखो स्पेसिंग हमेशा कम रहेगी, तो या तो साइन ऐसा लगाओगे या साइन आप शुड नॉट बी ग्रेटर देन लगाओगे। तो मैंने अब यहाँ पे 0.75D और 300 याद करना अगर वर्टिकल स्टीरअप्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, 1 मिनट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका स्लैब वाला सेक्शन है। तो इससे इस टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पे स्लैब के अंदर में क्या करोगे आप, ये सरिया रहेंगे आपके, तो ये स्टीरअप्स, इन्हें स्टीरअप्स बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब इनके बीच में स्पेसिंग कितना रहेगा, ये वर्टिकल स्पेस तो यहाँ पे 0.75D रहेगा पहला, और दूसरा केस में क्या यहाँ लिखा हुआ है 300 mm, इन दोनों से मिनिमम रहेगा। अगर बेंटअप बार दिया हुआ है, इंक्लाइंड है, ठीक है, आपने स्टीरअप्स इस टाइप से देखे होंगे, इसको बोलते हैं बेंटअप बार, ठीक है। यहाँ पे भी इस टाइप से दिए होंगे आपने, तो ये इनको बोलते हैं बेंटअप बार। इनको 45 डिग्री या अलग अलग डिग्रीज पे आप क्या कर सकते हो, बेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, D और 300 mm से जो कम होगा वो होगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर मैंने नहीं लिखा हुआ था एक्चुअली, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई है, डेप्थ की 300 mm दी हुई है, ठीक है। तो 0.75 इंटू डी, और डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 300 लिख सकता हूँ। तो आंसर कितना आएगा 225 के आसपास। तो एक तो मेरे 225 वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू कितनी आ गई इससे 225, और इससे वैल्यू कितनी आ गई है 300, लेकिन मुझे क्या लेना है मिनिमम, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो माई आंसर विल बी 225। ओके गाइस, यू कैन सी दिस ना। नेक्स्ट, द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ RC स्लैब की बात की हुई है, कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार एट 100 mm स्पेस। देखो बार भी दिया हुआ है, डाया और स्पेसिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इफ इट इज डिजायर टू रिप्लेस द 10 mm बार। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, 10 mm बार को अगर मैं रिप्लेस करूँ किससे, बाई 12 mm के बार से। सिंपल, मेरी स्पेसिंग सेम है, मेरा एरिया रेनफोर्समेंट सब कुछ सेम है, मैंने क्या किया, सिंपल 10 mm के बार को लेके 12 mm का दे दिया, उतना ही स्टील दिया है मैंने, ठीक है। तो मेरा देन द स्पेसिंग, अब मुझे स्पेसिंग निकालनी है, ठीक है। मेरी स्पेसिंग अब अलग हो जाएगी ना, तो स्पेसिंग कितनी होगी उसके लिए फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई ऑलरेडी डिस्कस दिस कि स्पेसिंग कैसे निकालते हैं स्लैब में।
आपको एरिया ऑफ स्टील लेना है किसका, 1 बार का लेना है ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या लोगे आप, एरिया ऑफ स्टील टोटल ले लोगे, ठीक है। टोटल एरिया इंटू 1000 करोगे। 1000 क्यों बताया था मैंने कि 1 मीटर आप स्लैब पे काम करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ मैंने, देखो ये और यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद AST टोटल कैसे निकालोगे, अब देखो AST जो टोटल होगा ये, तो ये AST टोटल एक्चुअली दोनों केस में सेम है, आप केवल नंबर ऑफ मतलब डाया ऑफ बार चेंज कर रहे हो। तो एरिया ऑफ रेंट में मान लो मैंने लिया था कि मेरे को 50 kg का स्टील डालना है, तो मैं हमेशा 50 kg का ही स्टील डाल रहा हूँ, बस मैं हो सकता है कि 10 mm का बार डालूँ या 12 mm का बार डालूँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने AST सिंगल और स्पेसिंग टोटल, ठीक है, ये स्पेसिंग नीचे की तरफ आ गया। तो देखो AST सिंगल कैसे निकल, π/4 d² और स्पेसिंग, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ बस, ठीक है, इससे। तो अब ये तो सेम है दोनों कंडीशन में, तो मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ π/4 d² बाई स्पेसिंग और π/4 d² बाई स्पेसिंग। मुझे एक की वैल्यू पता है π/4 d, एक डाया पता है 10 है, और एक की स्पेसिंग मुझे पता है। दूसरे का मुझे डाया पता है लेकिन स्पेसिंग नहीं पता है, तो मैं यहाँ से स्पेसिंग निकाल सकता हूँ, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। क्यों इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास, क्यों इक्वेट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास में एरिया ऑफ स्टील दोनों केस में सेम है। तो स्पेसिंग कितनी आएगी यहाँ से, 14.40 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा आपका क्या रहेगा, 144 mm रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू जो आ रही थी वो सेंटीमीटर में आ रही थी। और ये भी आपको पता ही है कि स्लैब के केस में जो डाया होता है वो कितना, T/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ डिजाइन ऑफ IS 456 डिफ्लेक्शन ऑफ RC बीम, deflection of RCC guys 1 minute, for the purpose of the design as per IS 456 deflection of RC beam is limited to। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि डिफ्लेक्शन इन RCC बीम में कितना लिमिटेड होता है, ठीक है। 0.2% ऑफ स्पेन, 0.4% ऑफ स्पेन, 0.25 और 0.45। तो ये वैल्यू एक्चुअली बीम और RC स्लेब और बीम के लिए सेम होती है, ठीक है। आपने कल पढ़ाया था ना मैंने कि L/250 होता है, L/300 होता है, वहाँ से ही आपको वैल्यू एक याद रखनी। देखो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया ही था यहाँ पे, देखो फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज कितना होता है, स्पेन बाई 250 और स्पेन बाई 350 और 20 mm। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को याद रख ले। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि अगर स्पेन बाई 250 तो है ही, अगर ये नहीं पता आपको तो 0.4% ऑफ स्पेन से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कंडीशन में जब अपन बात करें तो मैंने प्लास्टरिंग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, फिनिशिंग भी दे दिया है। जैसे दीवार बनाई तो दीवार पे प्लास्टर कर दिया तो उसका भी तो वेट बढ़ जाएगा, उसका वेट बढ़ने के बाद कितना, स्पेन बाई 350 हो सकता है फाइनल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0.4% हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें अपन, वोट शिल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन एंड टेंशन। देखो बात कर रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन में और टेंशन में कितना मैं स्टील प्रोवाइड कर सकता हूँ, किसमें, बीम में। तो आपने पढ़ा ही है कि मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम की बात कर रहा है, मिनिमम के भी फॉर्मूला होता है। तो मैक्सिमम कितना, मैं 4% दे सकता हूँ, लेकिन ये 4% क्या होता है, केवल एक साइड दे सकता हूँ, अगले साइड भी तो मैं 4% दे सकता हूँ ना कंप्रेशन स्टील में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ASC बोलते हैं, और इसको क्या लिखते हैं अपन, AST लिखते हैं, ठीक है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8%। तो मैक्सिमम तो मैं कितना दे सकता हूँ, 8% दे सकता हूँ ना, 4 और 4%, ठीक है। तो यहाँ पे बात की हुई है इसकी कि AST इज लेस देन ST लिमिटेड, ठीक है। तो स्टील डाला वो कम है, उसको छोड़ो। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना, AST मैक्सिमम 4% ऑफ BD। देखो ये BD क्या है, हमेशा अपन ग्रोस एरिया पे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बोथ इन टेंशन कंप्रेशन में पूछेगा तो इस साइड आप 4% दोगे तो कितना हो जाएगा, 8%। मिनिमम की बात भी करता है वो, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना दोगे बीम में, तो ये होता है फॉर्मूला AST लिमिट बाई BD इज इक्वल टू 0.85 FY। तो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है। आप अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपन उस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम फिर से डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और अगर गाइस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और गाइस जो अगर न्यू स्टूडेंट है तो उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस नोट्स को बनाइए अच्छे से, ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। ओके गाइस, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।